सीन शुरू होता है स्टेडियम में, जहां इटली के मशहूर कोच एंसेलोटी खड़े हैं। वो हैरानी से सोचते हैं, क्या उस बच्चे ने मुझे पहचान लिया, जबकि वो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है। होयुम चुपचाप कोच एंसेलोटी को घूर रहा होता है। कोच मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी नज़र तो बहुत तेज है। उधर मैदान पर मैच हो रहा है, साओ पाउलो एफसी वर्सेस सैंटोस एफसी। यहाँ पहली बार हमें रिकार्डो काका की झलक मिलती है, जो साओ पाउलो का असली इक्का है। कोच एंसेलोटी उसे देखकर कहते हैं, काका वाकई जबरदस्त खिलाड़ी है। देखो कैसे शुरू से ही सैंटोस के डिफेंडर्स को दबाव में ला दिया। यही वजह है कि ऐसी मिलान की नज़र उस पर है। बस इतनी दुआ है कि वो यहाँ थक न जाए। डायरेक्टर विक्टर कहते हैं, चिंता मत करो, मैच के बाद हम उसका शेड्यूल खुद मैनेज करेंगे। कोच एंसेलोटी आगे कहते हैं, काका को देखकर याद आता है कि ब्राजील में कितनी जबरदस्त प्रतिभा है। यही वजह है कि दुनिया भर में ब्राजीलियंस की डिमांड इतनी ज्यादा है कि फीफा को नेचुरलाइजेशन क्लॉज बनाना पड़ा। नेचुरलाइजेशन क्लॉज का मतलब होता है, अगर कोई खिलाड़ी किसी देश में पैदा नहीं हुआ लेकिन वहां की सिटीजनशिप पा सकता है अगर फीफा की शर्तें पूरी करे। अगर वो ये करता है तो वो उस देश की नेशनल टीम से खेल सकता है। जैसे डिएगो कोस्टा, जो ब्राजील में पैदा हुआ लेकिन बाद में स्पेन की टीम से खेला। चलो अब फिर से कहानी पर वापस चलते हैं। कोच एंसेलोटी कोच कार्लो की ओर देखते हैं और कहते हैं, काका जैसे खिलाड़ी को ट्रेन करने वाला कोच कोई और नहीं बल्कि कोच कार्लो ही है। सुना है आपके पास और भी कई होनहार खिलाड़ी हैं। कोच कार्लो मुस्कुराकर कहते हैं, अगर आप एक और टैलेंट की बात कर रहे हो तो शायद आप उससे मिल चुके हो। एंसेलोटी सोच में पड़ जाते हैं। वो एशियन लड़का? कार्लो जवाब देते हैं, हाँ, और बहुत जल्द आप उसे मैदान पर देखोगे। मैच में काका धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा होता है। होयुम उसकी प्ले देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो याद करता है कि पहले ने काका को परफेक्ट स्टार कहा था। होयुम सोचता है, क्या वाकई एक कंप्लीट प्लेमेकर ऐसा दिखता है, जो दौड़ में तेज है, पासिंग में मास्टर है और पूरी अटैक लीड करता है। मैं कब उसकी तरह बन पाऊंगा? सुना है वो जल्द ही ऐसी मिलान जा रहा है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। उसी वक्त मोनिका पूछती है, क्या तुम काका के फैन हो? होयोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, मैं भी एक दिन उसकी तरह महान फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। मन ही मन वो सोचता है, घर से टीवी पर देखकर तो कभी ये समझ नहीं आया, लेकिन लाइव देखकर लगता है ये खिलाड़ी 90 मिनट बिना थके दौड़ते कैसे हैं। मैं कब खेलने लायक बनूंगा? दूसरी तरफ एंसेलोटी अब होयोंग की ओर देख रहे हैं। वो सोचते हैं, क्या वाकई यही लड़का है साओ पाउलो का अगला स्टार? मानना मुश्किल है, लेकिन कार्लो की नजरें धोखा नहीं देती। मुझे ऐसी मिलान के ब्राजील स्काउट्स को खबर करनी होगी। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। ब्राजील में सर्दी में भी 10 डिग्री तापमान होता है, लेकिन ट्रेनिंग कभी नहीं रुकती। होयुम का रूटीन अब बन चुका है, ट्रेनिंग, डॉर्म, स्कूल और फिर ट्रेनिंग। फिजिकल कोच उसे वार्न करते हैं, अगर तुमने अपने ग्रोथ फेज में शरीर को सही से नहीं संभाला तो बाद में गंभीर इंजरी हो सकती है। तुम्हारे मसल्स तो मजबूत है, लेकिन लिगामेंट्स और टेंडन कमजोर हैं। अगर बैलेंस बिगड़ा तो कोऑर्डिनेशन चला जाएगा। होयुम समझते हुए कहता है, मतलब मेरा इंजरी रिस्क बहुत ज्यादा है। कोच जवाब देते हैं, खासकर तुम्हारे जैसे खिलाड़ी जो स्प्रिंट और शार्प मूवमेंट पर खेलते हैं। एक गलत घुटने की चोट और करियर खत्म। होयुंग अब और सतर्क हो जाता है। वो अपनी डाइट बदलता है, बॉडी पोस्चर सुधारता है, स्ट्रेचिंग और थेरेपी शुरू करता है। वो सोचता है, टैलेंट तो बहुत है लेकिन ट्रेनिंग का समय कम है। मुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जो मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनाए। आज एक और मैच का दिन है। कोच कार्लो सोचते हैं, नेशनल लीग आधी हो चुकी है, शेड्यूल भले ही टाइट हो लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं। होयुम जो सेकंड राउंड से मैच में आया था, उसने 2 असिस्ट की और टीम को जीत दिलाई। रोस्का और होयुंग दोनों अब टीम के स्टार प्लेयर्स हैं। होयुम सोचता है, मेरी और रोस्का की ट्यूनिंग हर दिन बेहतर हो रही है। कार्लो अब मुस्कुराते हुए सोचते हैं, नेशनल लीग अब चिंता की बात नहीं, अब असली चुनौती है अगला हफ्ता, जिसमें सुपर चैंपियनशिप होने वाली है। अब बात करते हैं सुपर चैंपियनशिप की। ये एक टूर्नामेंट है जहां पिछले सीजन की रीजनल चैंपियन टीमें एक दूसरे से भिड़ती हैं। ये तय करने के लिए कि देश की बेस्ट टीम कौन है। इज्जत, प्राइज मनी और नेशनल ग्लोरी सब कुछ दांव पर होता है। उनका पहला मैच है फ्लूमिनेंस एफसी से, जो रियो डी जेनेरो की टीम है, जिसने अब तक 29 बार चैंपियनशिप जीती है। उनकी टीम में भी टॉप टियर प्रोस्पेक्ट्स भरे पड़े हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटी में कोच कार्लो ने होयोंग और रोस्का को बुलाया। आज से तुम दोनों को फ्लूमिनेंस की डिफेंस को तोड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। रोस्का एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या उनके पास एक्सेप्शनल डिफेंडर्स हैं? कोच बोले, तुम्हें शायद पता नहीं होगा क्योंकि तुम इस साल ही टीम में आए हो, लेकिन फ्लूमिनेंस में एक मॉन्स्टर प्लेयर है जो फॉरवर्ड भी बन सकता है और डिफेंडर भी, इसलिए तुम्हारी भूमिका बहुत क्रूशियल है। होयोंग पूछता है, वो कौन है? क्या मैं उसे जानता हूँ? कोच बोले, नाम याद रखना, इस सीजन में कम से कम 4 बार तुम्हारा उससे सामना होगा। उसका नाम है मार्सेलो। अगर आप क्यूरियस हो तो गूगल पर जरूर सर्च करना कि मार्सेलो क्यों फुटबॉल की दुनिया में इतना बड़ा नाम है।
कोच उन्हें मार्सेलो की रिपोर्ट देते हैं, उसकी स्टैट्स, स्पेशलिटीज, वीकनेस और दोनों टीम की तुलना। होयोम रिपोर्ट देखकर सोचता है, फ्लूमिनेंस की परफॉर्मेंस पिछले साल बहुत स्ट्रांग थी, जबकि साओ पाउलो काफी पीछे था। कोच बताते हैं, पिछले साल सिर्फ मार्सेलो ने अकेले हमारी अंडर 15 टीम को तहस नहस कर दिया था। हम होयोम को टीम में इसलिए लाए ताकि हम उस प्रेशर से बाहर निकल सकें और काउंटर प्रेस कर पाएं। मार्सेलो का प्रेशर इंस्टेंट स्पीड से आता है, वो अटैकर को बॉल मिलने से पहले ही उस पर चिपक जाता है और अपने शरीर से दबाव डालता रहता है। होयोम समझता है, मतलब मुझे तेज भागना होगा ताकि मैं मार्सेलो के प्रेशर से बच सकूं और उसे ओवरलैप करने से रोक सकूं। कोच खुश होकर बोले, बिल्कुल सही। वो सोचते हैं, होयोम ने न सिर्फ थ्योरी को परफेक्टली समझा बल्कि खुद एक सॉल्यूशन भी सजेस्ट किया। कार्लो कहते हैं, लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। मार्सेलो ही अकेला टॉप टियर डिफेंडर नहीं है इस लीग में। ये ऐसा विपक्षी नहीं है जिसे सिर्फ थ्योरी से हराया जा सके, इसलिए तुम्हारी भूमिका बहुत क्रूशियल है। कोच रोस्का को ऑर्डर देते हैं कि वो टैक्टिकल कोच के पास जाए और टीम के बेस्ट डिफेंडर्स फ्रेनो और कैशमीरो के साथ ट्रेन करे। उसने होयोम से कहा कि उसके लिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग रखी गई है। वो कल सुबह फर्स्ट टीम के ट्रेनिंग ग्राउंड पर आए, जहां वो उसे एक अच्छे मेंटर से मिलवाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि कोच कार्लो रिकार्डो का स्वागत कर रहे हैं। थोड़ी बातचीत होती है उनके एसी मिलान ट्रांसफर की तैयारी को लेकर। वहीं से हमें पता चलता है कि रिकार्डो को 1 महीने का रेस्ट दिया गया है ताकि वो एसी मिलान के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। कोच कार्लो मजाक में कहते हैं, तुम तो कल रात भी ट्रेनिंग कर रहे थे, तुम्हें तो पूरी तरह रेस्ट करना चाहिए था। रिकार्डो हंसते हुए कहते हैं, अगर मैं एक दिन भी बॉल ना किक करूं तो बेचैनी होती है, मैं बस मिनिमम बॉल सेंस बनाए रख रहा हूं। फिर वो पूछते हैं, तो बताइए आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं। कोच कार्लो जवाब देते हैं, क्लब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, क्या आप एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी के मेंटर बन सकते हैं जब तक आप यहाँ हैं। रिकार्डो बोले, समझ गया, आप हर साल कुछ ऐसा ही बोलते हो। पिछले साल डगलस को मेंटर किया था, इस बार कौन है। कोच मुस्कुराते हुए बोले, सीधा नाम बताना मजेदार नहीं होगा, वो अभी थोड़ी देर में ग्राउंड पर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही कोच और रिकार्डो ग्राउंड पर पहुंचे, होयोंग पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा था। कोच बोले, देखो ये हमेशा टाइम पर रहता है। रिकार्डो उसकी डेडिकेशन देखकर मुस्कुराए और उसे हेलो कहा। जैसे ही होयोंग ने मुड़कर देखा, वो रिकार्डो काका को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो खिलाड़ी स्टार्स के बीच में चमकता है वो उसके सामने खड़ा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि जिस मेंटर की बात कोच कार्लो कर रहे थे वो रिकार्डो काका ही हैं। और बिना वक्त गवाए होयोंग रिकार्डो की टैलेंट लिस्ट स्कैन करता है। वो चौंक जाता है, ये अभी अपने प्राइम में भी नहीं है, फिर भी इतने कमाल के हैं। क्राउन प्रिंस ऑफ फुटबॉल का टाइटल रिकार्डो को सही ही मिला है। उनकी लुक्स, पर्सनैलिटी और टैलेंट सब कुछ एकदम परफेक्ट है। हमें पता चलता है कि रिकार्डो का यूनिक टैलेंट है प्ले मेकिंग। वो एक ऐसे प्ले मेकर हैं जो अटैक को लीड करते हैं, चांस क्रिएट करते हैं और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में मास्टर है। मतलब रिकार्डो का गेम पूरे बॉल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब बात आती है टैलेंट कॉपी की। होयोंग फिलहाल टी लेवल टैलेंट कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी 18 साल से छोटा है, तो वो सिर्फ यू लेवल या उससे नीचे का टैलेंट कॉपी कर सकता है। काका का टैलेंट कॉपी करने के लिए 1000 मिनट्स रिकार्डो के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। फुटबॉल उनसे सीखनी होगी, फाथरी सुपर चैंपियनशिप के राउंड बी तक पहुंचना होगा। और अगर वो लाइटनिंग ड्रिबल एस लेवल टैलेंट लेना चाहता है तो एक हिडन कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, जो तभी खुलेगी जब वो काका से कोई टैलेंट कॉपी करेगा। होयोंग सोचता है, काका 1 महीने में एसी मिलान चले जाएंगे, क्या मैं तब तक 1000 मिनट्स पूरे कर सकता हूँ। कोच बोले, अब अगले 4 हफ्तों तक रिकार्डो काका ही तुम्हारे मेंटर होंगे। होयोंग खुद को रिकार्डो से इंट्रोड्यूस करता है। वो सोचता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। रिकार्डो और होयोंग ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सिर्फ 1 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग के बाद ही होयोंग की सांसें फूल जाती हैं। वो सोचता है, मैं जानता था कि रिकार्डो ऑफ डे में भी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ये इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं ये नहीं पता था। मैं भी सोचता था कि मैं बहुत मेहनती हूँ, लेकिन अभी बहुत दूर हूँ रिकार्डो के लेवल से। मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, लेकिन सपना बड़ा है। जब मौका मिले तो उसे पकड़ना ही पड़ेगा। मुझे पूरी ताकत से इस ट्रेनिंग को झेलना होगा। रिकार्डो होयोंग को इतना ज्यादा मेहनत करते देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी तुम्हारा पहला दिन है, ज्यादा ट्रेनिंग मत करो। होयोंग जवाब देता है, सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं भी आपकी तरह एक ग्रेट प्लेयर बनना चाहता हूँ काका। काका दिल से हंसते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि कोच कार्लो ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था। काका फिर पूछते हैं, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एक बात बताओ, फुटबॉल
फुटबॉल में तुम कौन सी भूमिका निभाना चाहते हो? होयोम तुरंत जवाब देता है, मैं गेम को लीड करना चाहता हूँ। काका मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारे अंदर प्लेमेकर बनने के गुण हैं। प्लेमेकर मतलब वो खिलाड़ी जो अटैकिंग रूट सेट करता है, गेम का टेम्पो कंट्रोल करता है और खेल की रफ्तार भांपकर प्ले बनाता है। होयोम भी एक ऐसा ही खिलाड़ी बनना चाहता है जो विंगर, अटैकिंग मिडफील्डर और शैडो स्ट्राइकर की भूमिका निभा सके, बिल्कुल रोनाल्डिन्हो की तरह। काका को होयोम की ख्वाहिश पसंद आती है। वो ग्राउंड पर कोन्स लगाते हैं और कहते हैं, चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर ग्रेट प्लेमेकर बनने की क्षमता है या नहीं। वो समझाते हैं कि एक प्लेमेकर के 4 मुख्य गुण होते हैं, इंट्यूशन, डिसाइसिवनेस, जजमेंट और फोरसाइट। कभी मिडफील्ड तक आना पड़ेगा बॉल लेने, तो कभी ऑफ द बॉल मूवमेंट से पासिंग चैनल बनाना पड़ेगा। अब टेस्ट शुरू होता है। काका पास करेंगे और होयोम को उसे रिसीव करना होगा। होयोम सोचता है, ये तो मैंने पहले रोजका के साथ भी किया है। काका सोचते हैं, सिंपल लगता है पर इतना आसान नहीं है। कोन्स हैं तो सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, वाइड फील्ड विजन चाहिए। क्योंकि होयोंग अभी सिर्फ 12 साल का है और दोनों की ट्रेनिंग भी पहली बार हो रही है। ये पास पकड़ना टफ होगा। काका सलाह देते हैं, बॉल नहीं प्लेयर पर फोकस करो। अगर आंखें बॉल को फॉलो करेंगी तो बहुत देर हो जाएगी और तुम बॉल मिस कर दोगे। होयोम ने सिर हिलाकर हामी भरी। काका ने बॉल को किक किया जिसकी डिफिकल्टी ए लेवल थी और मन में सोचा, शायद ये पास पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन होयोम ने अपनी एक्सेप्शनल स्पीड और परफेक्ट रूट सेंसिंग एबिलिटी से बॉल पकड़ ली। काका हैरान रह गए। वो सोचते हैं, इसका रिफ्लेक्स जबरदस्त है और स्पीड भी। अब मुझे समझ आ रहा है कि कोच कार्लो ने इसे मुझे क्यों सौंपा। वो ड्रिल कई बार करते हैं। काका पास करते हैं और होयोंग को उसे प्रेडिक्ट करके रिसीव करना होता है। धीरे धीरे होयोंग थक कर चूर हो जाता है क्योंकि उसे अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी दोनों पुश करनी पड़ती है। काका कहते हैं, अभी के लिए इतना काफी है, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन होयोंग रुकने से मना कर देता है। काका थोड़ा सख्ती से बोलते हैं, हम 10 मिनट में दोबारा शुरू करेंगे, तब तक ब्रेक लो। होयोंग जमीन पर बैठकर हांफने लगता है। काका सोचते हैं, इसके पास रीडिंग गजब की है, मेंटल फोर्टिट्यूड और डिटर्मिनेशन भी जबरदस्त है, जैसे अपने बचपन के वर्जन को देख रहा हूँ। इसका फुटबॉल स्किल लगातार बढ़ेगा। अब होयोंग पूछता है, सर आपको तो रेस्ट करना चाहिए ना, ये तो आपकी रिकवरी पीरियड है। काका हंसते हुए कहते हैं, अरे क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? क्या तुम वाकई सिर्फ 12 साल के हो? फिर वो गंभीरता से बोलते हैं, जिंदगी में हमेशा डिलिजेंट रहना चाहिए और सच्चा डिलिजेंस तभी आता है जब हम मुश्किल टास्क को फेस करते हैं। काका की आंखों में डिटर्मिनेशन देख होयोंग दंग रह जाता है। उसे अब एहसास होता है कि एक सुपरस्टार के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है। वो अब फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस बार एक अलग ड्रिल करते हैं, अगला मैच तो बहुत अहम है ना? होयोंग जवाब देता है, हाँ सर, अगली टीम में एक डिफेंडर है जिसका नाम मार्सेलो है। कोच ने कहा था कि वो अंडर 15 में टॉप लेवल पर एक मॉन्स्टर है। काका सोचते हैं, अगर कोच ने ये कहा है तो शायद भविष्य में मैं और मार्सेलो साथ में नेशनल टीम में खेलें। होयोंग हैरानी से सोचता है, काका और मार्सेलो एक ही टीम में, कितनी अद्भुत फोरसाइट है इनकी। काका फिर कहते हैं, तो चलो उस पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओपोनेंट के प्ले को प्रेडिक्ट करना और उसी के अनुसार रिएक्ट करना, यही प्लेमेकर की असली कला है। होयोंग जोश में भरकर यस कहता है। अब होयोंग अपना आधे से ज्यादा दिन काका की छाया बनकर बिताता है। हर पल वो साथ रहते हैं, मेंटल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज रूटीन और ना जाने क्या क्या सीखते हैं। साथ ही होयोंग अपनी टीम की ट्रेनिंग में भी रेगुलर बना रहता है। अब आता है चौथा दिन। काका होयोंग को बताते हैं, मैंने जिंदगी में सब कुछ पाया था, फुटबॉल तो मेरे लिए एक हॉबी थी, पर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे और ज्यादा एंजॉय तभी कर सकता हूँ जब मैं बेहतर बनूं। हर रात मैं मैदान में रस्सी कूदता, बॉल किक करता और सुबह जल्दी उठकर स्विमिंग करता। होयोंग पूछता है, तभी तो आप चमकने लगे? काका जवाब देते हैं, नहीं, मैं 14 साल की उम्र तक बेंच पर ही बैठा रहता था। होयोंग हैरान रह जाता है क्योंकि वो खुद अभी 12 साल का है और पहले से ही साओ पाउलो का मुख्य प्लेयर है। रिकार्डो आगे बोलते हैं, ऐसे दिन भी थे जब मेरे कोच और पेरेंट्स ने मुझ पर प्रेशर डाला कि मैं फुटबॉल छोड़ दूं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। फिर उसी साल मेरी बॉडी में जबरदस्त ग्रोथ स्पर्ट हुआ और मैंने अंडर 15 टीम को चैंपियनशिप जिताई। होयोंग ये सुनकर हैरान रह जाता है। फिर रिकार्डो अपनी कहानी आगे बताते हैं, 18 साल की उम्र में मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मेरी स्पाइन इंजर्ड हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन मैंने खुद पर विश्वास रखा। इस पर होयोंग जवाब देता है, और चमत्कारिक रूप से आप वापसी करने में कामयाब रहे और आज आप वही प्लेयर हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। रिकार्डो बड़े भाई की तरह अपना हाथ होयोंग के कंधे पर रखते हैं और कहते हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम मुझसे बहुत कम उम्र के हो और पहले से ही बहुत स्किल्ड हो, इसलिए खुद पर भरोसा रखो और याद रखो तुम्हारे पीछे 10 खिलाड़ी और भी हैं। डिलीजेंस ही तुम्हें पूरी तरह से फुटबॉल पर फोकस करने देगा।
रिकार्डो की बातें सुनकर होयोम मुस्कुराता है और सोचता है, ये इंसान तो सच्चे मायनों में रोल मॉडल है। काका के आसपास रहकर दिमाग बहुत क्लियर लगता है। होयोम एक ठोस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, थैंक यू रिकार्डो, मैं ये बातें कभी नहीं भूलूंगा। रिकार्डो होयोम के जवाब से खुश होकर खड़े होते हैं और कहते हैं, अब बात करते हैं मार्सेलो को कैसे रोकना है। होयोम जवाब देता है, सबसे जरूरी बात तो ये है कि उनके प्रेशर से कैसे निकला जाए, है ना? रिकार्डो कहते हैं, बिल्कुल, और याद रखना ये वही टेक्निक है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ। और इसके बाद रिकार्डो दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मैच डे आ गया है। स्टेडियम यूथ मैच के हिसाब से काफी ज्यादा भीड़ से भरा हुआ है। होयोंग की पॉपुलैरिटी अब ब्राजील तक फैल चुकी है। लोग एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि आज ये प्रॉमिसिंग प्लेयर क्या परफॉर्म करेगा। मैच शुरू होता है। मार्सेलो के पास बॉल है। होयोंग सोचता है मार्सेलो का खेल रफ है लेकिन फ्लेक्सिबल है। वो मार्सेलो का टैलेंट स्कैन करता है और देखता है कि इसके पास काफी अच्छे टैलेंट है। उसके टैलेंट कॉपी करने के कंडीशंस है। उसे 4 बार मार्सेलो को चकमा देना है, 1 गोल करना है और मैच जीतना है। होयोम सोचता है फ्लूमिनेंस की डिफेंस बहुत मजबूत है और वो एक ही काउंटर अटैक से मैच पलट सकते हैं। उनका पूरा गेम प्लान मार्सेलो के इर्द गिर्द घूमता है। उसे याद आती है रिकार्डो की बात, ऑब्जर्वेशन एक प्लेमेकर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अब होयोंग एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सोचता है, मार्सेलो की ड्रिबलिंग तो लाजवाब है लेकिन वो बॉल बहुत देर तक अपने पास रखता है। उसका टैकलिंग स्किल भी शानदार है, इसलिए वो सोचता है कि अगर बॉल छिन भी गई तो वापस ले लेगा। फिर होयोम रोस्का से कहता है, जब मैं सिग्नल दूं तब नंबर 2 पर प्रेशर डालना। रोस्का सहमत हो जाता है। अब मार्सेलो जब बॉल नंबर 2 को पास करने की सोचता है तभी रोस्का प्रेशर डालता है। मार्सेलो सोचता है, ये तो सरप्राइज प्रेस है, अब क्या करूं, ड्रिबल करूं या आगे पास करूं? तभी होयोंग अचानक उसके सामने आ जाता है। मार्सेलो हैरान होकर सोचता है, ये इतने पास कब आ गया? मार्सेलो समझता है, क्या इसलिए होयोंग ने रोस्का को नंबर 2 पर प्रेशर डालने भेजा था? लेकिन फिर भी मार्सेलो कॉन्फिडेंट है। वो सोचता है, मेरी ड्रिबलिंग इतनी अच्छी है कि होयोंग मुझे ऐसे नहीं रोक पाएगा। वो बॉल को ड्रिबल करता है, टीममेट उसे पास करने के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन जैसा होयोंग ने प्रेडिक्ट किया था, मार्सेलो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने पास नहीं किया। इस मौके का फायदा उठाकर होयोंग ने मार्सेलो पर बॉडी से प्रेशर बनाना शुरू किया। मार्सेलो होयोंग को पुश नहीं कर पा रहा क्योंकि होयोंग का शरीर बहुत स्ट्रांग है। आखिरकार होयोंग ने बॉल छीन ली और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को मोमेंटम दे दिया। मार्सेलो सोचता है, ये लड़का तो तेज है और पत्थर की तरह मजबूत भी। होयोंग मुस्कुराता है और सोचता है, रिकार्डो ने सही कहा था, ऐसे प्लेयर जो ड्रिबलिंग में अच्छे होते हैं वो बॉडी चेक्स के सामने कमजोर होते हैं। तभी अचानक होयोंग को पूरे स्टेडियम और खिलाड़ियों का एकदम क्लियर विजन मिलने लगता है। वो देखता है कि रोस्का बॉक्स में धीरे से अंदर घुस रहा है। अब होयोंग को नोटिफिकेशन आता है, वर्सेटाइल मिडफील्ड कमांडर, टैलेंट एक्टिवेट हो चुका है, जो उसने जर्मनी टूर में कॉपी किया था। वो सोचता है, इस टैलेंट की वजह से मेरी विजन बेहतर हो गई है। वो रोस्का को पास देता है और फिर बॉक्स में घुसकर बॉल वापस लेता है। अब अपोजिट टीम का गोलकीपर डर गया है। वो सोचता है, इस लड़के को रोकना ही होगा। होयोंग एक शानदार इनसाइड ऑफ द फुट फ्री किक मारता है। गोलकीपर हैरान रह जाता है कि कोई इतना पास से ऐसा किक कैसे मार सकता है, और गोल हो जाता है। स्टेडियम खुशी से झूम उठता है। कोच कार्लो भी बहुत इंप्रेस हैं। वो सोचते हैं, इस बार होयोंग ने केवल ब्रेक थ्रू करके गोल नहीं किया, उसने बहुत सारे विकल्पों को यूज करके गोल स्कोर किया। उसका गेम अब ज्यादा स्टेबल है और स्टेमिना भी ज्यादा खर्च नहीं हो रही। पासिंग भी बहुत शार्प है, टाइमिंग इतनी परफेक्ट है जैसे कई बार प्रैक्टिस की हो। मार्सेलो गुस्से में तिलमिला उठता है। पहले हाफ के अंत में साओ पाउलो 1-0 से फ्लूमिनेंस पर लीड कर रहा है। लॉकर रूम में मार्सेलो गुस्से में आग बबूला है। वो सोचता है, अगर ये मैच जीत लिया तो फाइनल तक का रास्ता आसान है। 1 गोल खा लिया तो क्या हुआ, हम वापसी जरूर कर सकते हैं। लेकिन होयोंग को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर हमें जीतना है तो हमें होयोंग के लिए कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि फ्लूमिनेंस बहुत एग्रेसिव प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग कर रही होती हैं, लेकिन उसी एग्रेसिव प्ले में उनकी एक प्लेयर का पैर साओ पाउलो के प्लेयर से टकरा जाता है और साओ पाउलो का प्लेयर गिर जाता है। रेफरी तुरंत फ्लूमिनेंस को येलो कार्ड दिखाता है। मार्सेलो गुस्से में बड़बड़ाता है, कमाल है, ये सब जानबूझकर हमें फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी टीम से चिल्लाकर कहता है, सब लोग शांत रहो, इनके रिदम में मत फंसो। साइडलाइन पर खड़े कोच कार्लो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो स्थिति का विश्लेषण करते हैं। ये बिल्कुल ग्रेमियो की स्वैम्प फुटबॉल जैसी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। वो बेंच की ओर चिल्लाते हैं, डगलस तैयार हो जाओ, अब हम इस मौके का फायदा उठाएंगे। डगलस मैदान में उतरता है और पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। भीड़ में एक अलग ही जोश दौड़ जाता है।
गूज़बम्प्स जैसे उठने लगते हैं। सबको लग रहा है कि अब साओ पाउलो गियर शिफ्ट करेगा और ज्यादा गोल्स के लिए पुश करेगा। मैदान में होयोंग की नजरें डगलस से मिलती हैं। वो टीम से कहता है, सब लोग फैल जाओ। फिर वो इंटरनली सोचता है, मार्सेलो बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, इससे हमारी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ रही है और गेम उलट पुलट हो गया है। हमें लीड बढ़ानी होगी इससे पहले कि वो काउंटर अटैक करें। होयोंग कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करता है और दिमाग में पूरा मैदान स्कैन करता है। प्लेयर्स, स्पेस, मूवमेंट, सेकंड और थर्ड लाइन में बहुत गैप है। वहीं से फ्लो टूट रहा है। वो डगलस की तरफ मुड़कर कहता है, थोड़ा पीछे आओ, पॉकेट में रहो, बॉल को पकड़ो और पास छोटे और तेज रखो। हमें फिर से रिदम बनानी है। डगलस होयोंग की बात मानता है और मदद के लिए पीछे आता है। विपक्षी टीम का एक खिलाड़ी ये देखकर चिल्लाता है, मैं तुम्हारी योजना पर पानी फेर दूंगा, लेकिन डगलस उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। साओ पाउलो अब तेज तेज छोटे पास खेलने लगता है। होयोंग बॉल पास करता है डगलस को और डगलस तुरंत अगले टीममेट को। गेम की स्पीड बढ़ जाती है। ऑडियंस हैरानी से देखती है। साओ पाउलो की पासिंग गेम कोई मजाक नहीं है। इन्हें अपना रिदम मिल चुका है। होयोंग सोचता है, डगलस की मेहनत की वजह से अब विरोधी टीम का प्रेशर कम हो गया है। अगर वो डिफेंडर्स को चकमा दे सके तो मैं आसानी से स्लिप करके गोल कर सकता हूँ। और बस उसी पल डगलस बॉल को डिफेंडर्स के पार धकेल देता है। वो और होयोंग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। डगलस अंतिम पास देता है। होयोंग बॉल को क्लीनली रिसीव करता है और गोल करता है। विरोधी खिलाड़ी शॉक्ड हो जाते हैं। एक बोलता है, धत तेरी, ये वहां कब पहुंचा, हमारी डिफेंस बिखर रही है। मार्सेलो साइडलाइन से देखता है और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। होयोंग भागकर कॉर्नर लाइन पर पहुंचता है और अपनी सिग्नेचर सेलिब्रेशन करता है। स्टेडियम गूंज उठता है। उस गोल के बाद गेम एक तरफा हो गया। फ्लूमिनेंस की डिफेंस बिखर गई और उनसे काफी गलतियां होने लगी। होयोंग उन्हीं गैप्स का इस्तेमाल करके लगातार ब्रेक थ्रू करता रहा। मार्सेलो ने काउंटर अटैक से वापसी की कोशिश की, लेकिन गोल नहीं कर पाया। उनकी डिफेंस इतनी कमजोर हो गई कि मार्सेलो अपनी बेस्ट स्किल ओवरलैपिंग रन भी नहीं यूज कर पाया। मैच खत्म हुआ और साओ पाउलो 2-0 से जीत गया। साओ पाउलो के प्लेयर्स ने जीत की खुशी मनाई, जबकि फ्लूमिनेंस के खिलाड़ी टूटे हुए दिखे। होयोंग खुश होता है और सोचता है, मेरी मेहनत का फल इस तरह मिलते देखना कमाल की फीलिंग है। ट्रेनिंग चाहे जितनी मुश्किल हो, ये सक्सेस की फीलिंग उसे वर्थ बनाती है। कोच कार्लो चलते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा खेला। होयोंग सिर हिलाकर जवाब देता है, धन्यवाद कोच। लॉकर रूम में होयोंग की नजरें उसके सिस्टम पर टिकी होती हैं। वो ध्यान से स्क्रीन देखता है और सोचता है, मार्सेलो के टैलेंट्स में से कौन सा कॉपी करूं। थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है, मैं उसका ए लेवल फुटबॉल जीनियस टैलेंट कॉपी करूंगा। हमें इस सीजन में मार्सेलो से 3 बार और भिड़ना है, बाकी स्किल्स बाद में ले लूंगा। ए लेवल फुटबॉल जीनियस टैलेंट उसके मौजूदा स्किल्स में मर्ज हो जाता है और उसे A+ लेवल तक अपग्रेड कर देता है। इसी बीच शहर के दूसरी ओर एक शांत कैफे में एंटोनियो सोरियानो बैठा होता है, जो रियल मैड्रिड के लिए रिक्रूटमेंट एनालिस्ट है। वो रिपोर्ट्स देख रहा होता है और बड़बड़ाता है, रिपोर्ट्स की गिनती ही खत्म नहीं होती, ऊपर से यूथ स्काउटिंग और ट्रांसफर की मीटिंग्स भी देखनी है। चलो पहले जरूरी नामों से शुरू करता हूँ। वो सबसे पहले नेमार की प्रोफाइल खोलता है, जो सैंटोस FC से है। फिर उसकी नजर एक और नाम पर जाती है, होयोंग। वो रिपोर्ट पढ़ता है और भौहें उठाता है, तो ये वही लड़का है जिसने मार्सेलो को रोक दिया। दिलचस्प है, मुझे इसके बारे में और जानना होगा।